ये आप क्या कह रहे हो? और वो आपसे झूठ क्यों बोलेगी भला? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हो यश। वो मुझे उस दिन रुचिता ने कहा था कि माँ जी को। इससे पहले कि यश कुछ और कहता, रुचिता के फोन की बैटरी डेड हो जाती है और उनकी बात वही रुक जाती है। हेलो भाभी। हेलो। ओफो, शायद उनका फोन बंद हो गया। पता नहीं यश क्या बोल रहा था। माँ को पेट में इन्फेक्शन। मुझे इस बारे में रुचिता से बात करनी पड़ेगी। उठने दो उसे, फिर बताती हूँ मैं उसे। फिर बाद में जब रुचिता सोकर उठती है तभी नेहा उससे इस विषय पर बातचीत करती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? भाभी और यश के सामने तो सारा सच आ चुका है। अरे दही जमानी है तो कटोरे में जमाना, अपने मुंह में क्यों जमा बेटी है? अब कुछ बोलेगी भी? नेहा कुछ पूछ रही है तुझसे। क्या कहा था तूने जमाईसा को? हाँ रुचिता, यश कह रहा था कि माँ को पेट में इन्फेक्शन हुआ है। हाँ जानती हूँ भाभी, मैंने ही उसे ऐसा कहा था, लेकिन उस बुद्धू ने पूरी बात सुनी ही नहीं होगी ठीक से। काम में ध्यान होगा ना उसका, शायद इसीलिए उसने गलत सुना होगा। यूं पहेलियां मत बनाओ रुचिता, पूरी बात बताओ कि आखिर तुमने उसे क्या बताया है। अरे भाभी, अब इसमें कैसी पहेली भला? आप लोग ना खामखा बात को बढ़ा रहे हो। वो दरअसल 3 दिन पहले जब रात में अचानक से माँ को पेट में दर्द हो रहा था, तभी मुझे यश का कॉल आया था और उसी दौरान मैंने उसे कह दिया कि माँ को पेट में काफी दर्द हो रहा है और अगर ये दर्द नहीं रुका तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, क्योंकि आजकल पेट में सबको बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। बारिश के दिन चल रहे हैं ना, खाने में भी कुछ भी आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाभी, ऊपर से मैंने उसे ये भी कह दिया था कि हमारी पड़ोस की रचना काकी को पेट में इन्फेक्शन हो गया है और इन सब बातों में उसे यही लगा होगा कि माँ को इन्फेक्शन हुआ है। उसने ठीक से मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं होगी और गलत फहमी के कारण उसके मुंह से ऐसा निकल गया। लेकिन अब तो आप समझ गए ना? हाँ रुचिता, हम समझ गए। अरे तू ही बेवकूफ है, जो भी उसे कहना था वो ठीक से कहती ना। तो यहाँ मैं अच्छी भली हूँ और वो वहां पर मुझे इन्फेक्शन हुआ है ऐसा बोल रहा है, और अगर कुछ भी ना होते हुए मुझे अगर कुछ हो गया तब क्या करूंगी मैं? सॉरी माँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और तेरी ये सॉरी, थक गई हूं मैं तुझे समझा समझा कर, बेवकूफ कहीं की। हे भगवान, यहाँ तो मैंने इन दोनों को संभाल लिया और इनका शक यही मिट गया, लेकिन अब मुझे अपने पति को भी बोतल में उतारना है और उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर जब रुचिता यश को कॉल करती है तभी, अच्छा हुआ जो तुमने कॉल किया। अब तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? नेहा भाभी तो ये कह रही थी कि माँ जी बिल्कुल ठीक है और तुम बोल रही हो कि उनकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए तुम्हारा मायके में रहना बेहद जरूरी है। अरे हाँ बाबा, सब बताती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन पहले मुझे बात तो करने दो। दरअसल टेंशन और काम के चक्कर में मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गई कि भाभी अपने मायके गई थी, क्योंकि उनके कजिन की शादी थी और उसी बीच माँ की भी तबीयत बिगड़ी थी और भाभी तो आज आई है ना, और आते ही उन्होंने तुमसे बात कर ली, इसीलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब हमने उन्हें सब बता दिया है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन तुम लोगों ने भाभी को कुछ भी क्यों नहीं बताया? वो माँ ने ही मना किया था बाबा, क्योंकि वो अगर माँ की तबीयत के बारे में सुनती तो वहाँ के सारे फंक्शन वगैरह छोड़कर भागी दौड़ी आ जाती, इसीलिए हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब सब कुछ एकदम ठीक है। बस माँ कह रही है कि तू यहाँ पर और थोड़ी दिन रुक जा और जब जमाईसा आएंगे तभी चली जाना। अब उन्हें मेरे होने से और अच्छा लग रहा है। कह रही थी कि घर में एक अलग ही रौनक बनी रहती है। चलो अच्छा है कि माँ जी की तबीयत अब ठीक है और तुम भी थोड़े दिन और रुक जाओ।
वैसे भी अब तो बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर उसके बाद मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। हाँ यश, जल्दी आना। इस तरह से रुचिता जैसे तैसे सारा मामला संभाल लेती है। समय यूं ही गुजरता जाता है और ऐसे ही एक रोज, अरे भाभी, आप कहाँ पर जा रही हो? वो भी इतना बड़ा बैग लेकर? मैं मायके जा रही हूँ रुचिता। क्या? लेकिन आप अगर मायके जाओगी तो यहाँ पर सब कुछ कौन संभालेगा? तू है ना, तो तू ही सब कुछ संभालेगी। क्या? हाँ, नेहा की बहन की सगाई है, इसीलिए 2 दिनों के लिए वो मायके जा रही है और अब तू भी यहाँ पर है, इसीलिए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जैसे तैसे करके तू सारे काम तो संभाल ही लेगी। लेकिन माँ, मैं अकेले आप सबको कैसे संभालूंगी? देखो रुचिता, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी ना, बस तब तक संभाल लेना। वैसे माँ जी तो यहीं पर है, तो वो तुम्हें सब कुछ बताया करेगी, तो तुम भी उनके हिसाब से कर लेना। चलिए माँ जी, आती हूँ मैं। बाय। बाय रुचिता। फिर नेहा अपने मायके चली जाती है और अब रुचिता को ना चाहकर भी घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। मेरी किस्मत भी किसी ड्रामा से कम नहीं है। जो झूठ मैंने एक नाटक के तौर पर इस्तेमाल किया, वही असल में हो गया। भाभी तो अब सच में 2 दिनों के लिए अपने मायके चली गई, वो भी अपनी बहन की सगाई के लिए। सच कहते हैं लोग कि जो बात हम बार बार बोलते हैं वही असल में होती है, इसीलिए हमें हर वक्त अच्छा ही बोलना चाहिए। खैर, अब ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारा काम तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। अरे क्या बड़बड़ किए जा रही है तू? कुछ भी तो नहीं माँ, मैं तो बस काम ही कर रही हूँ। आप ये बताओ कि मसालों का डब्बा कहाँ पर रखा है भाभी ने, और मैं सबके लिए कितनी रोटियां बनाऊं? सबके लिए 2-2 रोटियां ही बना, और आर्यन के लिए छोटी छोटी 2 रोटी बना, और वो रहा मसालों का डब्बा। ठीक है माँ, वैसे आप भी एक काम करो ना, आप यहीं पर रुक जाओ और काम करने में मेरी मदद करो ना, और ये सब्जी भी आप ही बना दो, क्योंकि अगर आप मेरे हाथ की सब्जी खाओगे तो उसे खाकर तो आप मुझे ही गालियां दोगे। इसलिए मैं आपके मुंह का टेस्ट नहीं बिगाड़ना चाहती माँ, इसलिए आप ही बना दो ये सब्जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुझे जैसा भी खाना बनाना आता है तो बना दे, वो खाना हम खुशी खुशी खा लेंगे। 2 दिन तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना, इतने भी नालायक लोग नहीं हैं हम। आखिर खाना तो अन्न ही है, फिर चाहे वो टेस्टी हो या ना हो, ऊपर से हम चटनी मीठ डाल देंगे। तू बस पूरे मन से खाना बना। ठीक है माँ, बना लूंगी मैं, लेकिन बाद में अगर कुछ बिगड़ जाए तो मुझे कुछ भी मत बोलना। हाँ हाँ ठीक है, बना तू। अब रुचिता 2 दिनों तक बहुत काम करती है, और उसी बीच में उसे अपनी सहेलियों का सोशल मीडिया स्टेटस दिखता है, जिसे देखकर उसे बहुत रोना आता है। शिट यार, मेरी सारी सहेलियां बीच पर घूमने गई हैं, और एक मैं हूँ जो यहाँ पर काम वाली बाई की तरह झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। खैर, बस 2 दिनों की ही बात है, फिर उसके बाद तो भाभी आ जाएगी और तभी जाकर मुझे आराम मिलेगा। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या, इतनी सुबह सुबह मुझे वसुंधरा बहन जी का मिस कॉल आया है। जरूर हालचाल पूछने के लिए ही किया होगा फोन। अभी वापस लगाती हूँ मैं। क्या? नो वे, अगर मेरी सास और माँ की बात हो गई तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। अब वसुंधरा और सुलोचना की बात ना हो, इसीलिए रुचिता गिरने का नाटक करती है, और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुलोचना फोन छोड़कर उसके पास चली जाती है। ये भगवान, अरे क्या हो गया तुझे? मेरे पैर में मोच आ गई माँ, बहुत दर्द कर रहा है। तू तो 1 नंबर की निकम्मी लड़की है, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती तू। अब डांटो मत ना माँ, वैसे भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से आप मुझे कितना चिल्ला रही हो। हाँ तो क्या करूँ और? रुक जा,
मैं बाम लेकर आती हूँ। इस तरह से रुचिता अपनी माँ का ध्यान भटकाने में सफल हो जाती है। फिर अगले दिन नेहा वापस लौट आती है और अब मोच आने के नाटक के कारण रुचिता को फिर से आराम करने का मौका मिलता है। ये लो रुचिता, ये काढ़ा पी लो, इसे पीने से तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच भाभी। और कैसी रही आपकी बहन की सगाई? अच्छी रही रुचिता, वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। सोच रही थी कि और 4 से 5 दिन रुक जाऊं। क्या? हाँ रुचिता, फिर तुम्हारे पैर में मोच आने की खबर मिली, इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे वापस आ गई। अब इस मोच वाले पैर में तुम कितना काम कर पाओगी? हाँ भाभी, सो तो है, अब मैं तो बस आराम ही करती रहूंगी, तो शायद तभी जाकर मेरा पैर ठीक होगा। मोच पैर में आई है, पूरे बदन में नहीं। और नेहा बहू, इसे हाथों हाथ जो भी काम हो दे दे वो। खाली बैठे रहने से अच्छा यही होगा कि ये कुछ काम करती रहे। सब्जी साफ करा इससे। वैसे भी तू अपने मायके से कितनी सारी सब्जियां लेकर आई है, और वो अगर ऐसी ही पड़ी रही तो वो खराब हो जाएगी। इसीलिए वो सब्जियां इसे साफ करने दे, तब तक हम बाकी का काम देखते हैं। अरे पर ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। तैयार रहो रुचिता, बैठे बैठे भी तुम्हें बहुत काम करना है। अरे यार, सोचा था कि मस्त मूवी देखूंगी, पर अब सब्जी साफ करनी पड़ेगी मुझे। पता नहीं ये दुख क्यों खत्म नहीं हो रहा। रुचिता के लिए मायके में रहना भी अब बहुत कठिन होने लगता है। वह जब भी आराम करना चाहती, तब उसके हाथ में कोई ना कोई काम आ जाता। फिर 2 दिनों के बाद, देख नेहा, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। 2 दिनों पहले मैं वसुंधरा बहन जी को कॉल करने जा रही थी कि उतने में रुचिता गिर पड़ी, और वो बात मेरे दिमाग से एकदम निकल गई। और अब जाकर याद आया है मुझे। एक काम करती हूँ, अभी कॉल कर देती हूँ मैं उन्हें। पता नहीं वो बेचारी क्या सोच रही होंगी कि इन्हें मेरा एक मिस कॉल भी दिखाई नहीं दिया क्या। जाने दो ना माँ जी, इतना मत सोचिए, क्योंकि वसुंधरा काकी बहुत समझदार है, इसीलिए वो समझ गई होगी। अब 2 दिन घर में कितने सारे काम थे, ऊपर से रुचिता का पैर भी ठीक नहीं था, और इन्हीं सब के टेंशन में आप वाकई में भूल गई। लेकिन अब तो याद आ गया ना, तो अब बात कर लीजिए। हाँ बहू, सही कहा तूने। फिर सुलोचना वसुंधरा को कॉल करती है, और वसुंधरा उसे बातों बातों में सब कह देती है जो उसे रुचिता ने कहा होता है। क्या? मेरे पेट में इन्फेक्शन? हाँ बहन जी, जब बहू ने मुझे आपके बारे में बताया, तब मेरा जी बड़ा घबराया। आशा करती हूँ कि आपकी सेहत में अब सुधार आया हो। जी जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बहन जी। सुलोचना को अब सब समझ आता है। इसका मतलब ये है कि रुचिता ने ये सब कुछ नाटक किया है। अब तो ये गई काम से। रुचिता, रुचिता! चिल्लाते चिल्लाते सुलोचना रुचिता के कमरे में पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ माँ, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ माँ जी, ऐसा क्या हो गया है जो आप गुस्से से एकदम दब चुकी हो? खड़ी हो, मैंने कहा अभी की अभी खड़ी हो जा तू। लेकिन माँ, मेरे पैर में तो मोच आई है ना, इसलिए मैं खड़ी नहीं रह सकती माँ। झूठ, सरासर झूठ कह रही है तू। कोई मोच वोच नहीं आई है तेरे पैर में। मुझे सब पता है कि ये सब तूने एक नाटक किया है। हाँ, मेरी कसम कि ये सच है, और बता मुझे कि ये सब तू नाटक कर रही थी। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो? ड्रामा बंद कर और खा मेरी कसम। क्यों, डर गई क्या? और क्या लगा तुझे तू इधर रहते हुए सबको उल्लू बनाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा? लेकिन अब मुझे सब पता चल चुका है कि तूने कैसे अपनी सास को और जमाईसा को झूठ कहा है कि मुझे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अरे उसी कारण तूने उन्हें यहाँ आने से रोक दिया और कहा कि मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है, इसलिए तू मायके में रुकना चाहती है। लेकिन माँ जी,
ये सब आपको कैसे पता चला? अरे अभी अभी मेरी बात हुई है इसकी सास से। जब उस दिन मैं वसुंधरा बहन जी को कॉल करने जा रही थी, तभी इसने गिरने का नाटक किया ताकि मेरा ध्यान इसकी तरफ जाए। अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे, नालायक कहीं की? अब रुचिता खड़े होकर वो सुलोचना से माफी मांगने लगती है। बाप रे, इसका मतलब वाकई में इसके पैर को कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ भाभी, ये सब एक नाटक है और आप दोनों मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे मेरे सास ससुर को इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं बुलाना था और ना ही गांव जाकर उनकी सेवा करनी थी। मैं तो बस यहाँ पर रहकर आराम करना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये सब किया। अरे अगर तुझे इतना ही आराम करना था तो फिर तूने शादी की ही क्यों? रह जाती ना कुंवारी ही। अरे जब तू एक घर की बहू बनी है तो तुझे अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ेगी ना। तू उनसे कैसे भाग सकती है? कोई तो हमेशा से यही करती आई है और इसीलिए तेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन अब तुझे अपनी इस बुरी आदत को सुधारना ही होगा, तभी जाकर मैं तुझे माफ करूंगी। ठीक है माँ, आप जो भी बोलोगी मैं वो सब करूंगी, लेकिन प्लीज माँ, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं आप सबकी नजरों में गिर चुकी हूँ और मुझे अब अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है कि ये सब करके कुछ भी हाथ नहीं आता। इंसान को अगर जीना है तो उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेगी। उनसे बचकर वो कहीं नहीं भाग सकता। देख रुचिता, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तहे दिल से माफ कर दूं, तो तुझे अपने सास ससुर को शहर बुलाकर जब तक वो तेरे यहाँ पर रहेंगे तब तक तुझे उनकी सेवा अच्छे से करनी होगी और इस कदर करनी होगी कि वसुंधरा बहन जी मुझे खुद आकर कहे कि बहू हो तो आपकी बेटी जैसी। क्या? हाँ, और अब ये तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है। ठीक है माँ, मैं ये जरूर करूंगी और मैं सुधर कर आपका दिल जरूर जीतूंगी। ठीक है, तो फिर लगा उन्हें फोन और कल के कल ही तू उन्हें यहाँ पर बुला ले। लेकिन माँ, अभी तक तो यश आया भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, तू तो है ना यहाँ पर, तो बुला उन्हें और लग जा उनकी सेवा में। ठीक है माँ, जैसा आपको हो। अब तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां खत्म रुचिता, अब लग जाओ काम पर। ऑल द बेस्ट। रुचिता अपने किए पर बहुत पछताती है और अब उसे ना चाहकर भी सास ससुर को बुलाकर उनकी सेवा करनी ही पड़ती है। लेकिन सागर, मुझे तो ये लगा था कि हमारे गुस्से के कारण अब वो 2 दिन नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी और खुद ब खुद हमारे घर आना बंद कर देगी। लेकिन मैं गलत थी। ये लड़की बाज आने वालों में से नहीं है। तुम जल्दी आ जाओ प्रिया, मैं घर पर रुक ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर घर पर जरा भी रुकता हूँ ना तो वो मेरा दिमाग खाने आ जाती है मेरे पास। तुम फिक्र मत करो सागर, मैं आ रही हूँ 2 दिन में। अब अंजलि एक बहू की तरह हर किसी के साथ अच्छे से पेश आने लगती है। अरे सागर, कहाँ चले तुम? तनिक थोड़ा रुक तो जाओ। अरे रे, सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली, अब इसने पीछे से टोका है। हे भगवान जी, आज का मेरा दिन बस खराब ना जाए। ये लो तुम्हारा टिफिन और ये रुमाल, ये दोनों चीजें तुम भूल गए थे ना, इसीलिए रोका तुम्हें। शुक्रिया अंजलि, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि मैं कैंटीन में से कुछ खा लेता और जब भी घर में प्रिया नहीं होती तो मैं कैंटीन का ही खाना खा लेता हूँ। अरे प्रिया नहीं है तो क्या हुआ, उसकी सहेली तो है ना। और आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के आलू गोभी की सब्जी और मस्त पुरिया बनाई है। खाकर बताना मुझे कि कैसा लगा तुम्हें। ठीक है अंजलि, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो सागर। अरे अब क्या हुआ अंजलि? मैंने सुना है कि आज तुम्हारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, और तुम और तुम्हारे बॉस दोनों उनसे उनके डील के बारे में बात करने वाले हो ना? हाँ अंजलि, सही कहा तुमने।
तो फिर बस 1 मिनट और रुक जाओ यहाँ पर, मैं अब भी आती हूँ। अरे अब क्या है अंजलि, जल्दी आओ। फिर अंजलि सागर को वहीं पे रुका कर रसोई में से दही शक्कर लाती है और वो उसे अपने हाथों से खिलाने वाली होती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो अंजलि? अरे क्या तुम भी सागर, किसी भी शुभ काम के पहले दही शक्कर खाना ही चाहिए, फिर वो काम सफल हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इसे खा लेता हूँ। अब मैं निकलूं? हाँ बाबा, अब तुम जा सकते हो, बाय बाय। और वहां पर पहुंचकर फोन कर देना हमें। अब मैं कोई स्कूल जाता हुआ बच्चा थोड़ी ना हूँ जो तुम लोगों को कॉल करते बैठूं। चलो बाय। फिर सागर गाड़ी में बैठकर राहत की सांस लेता है और वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ अंजलि अब साड़ी पहनकर घर के सारे काम करने लगती है। ऐसे रहते हुए मुझे कितना मजा आ रहा है। मन तो करता है कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं पर आ जाओ रहने के लिए। सच में, तब तो बड़ा मजा आएगा। फिर बाद में प्रिया अंजलि को कॉल करती है। अरे अंजलि, तू बेवजह अपना वक्त जाया कर रही है वहां पे जाके। घर पर माँ जी है, महक भी है, वो लोग संभाल लेंगे ना सब कुछ। और रही बात खाने की, तो सागर से शादी के पहले माँ जी ही पूरा घर संभालती थी और खाना भी वही बनाया करती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ प्रिया, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब जब मैं हूँ यहाँ पर तो क्यों खामखा आंटी और महक को परेशान करना। मैं सब कुछ संभाल रही हूँ ना मेरी जान। और तू यहाँ की चिंता मत कर, और चाहिए तो थोड़े दिन और रुक जा वहां पर। अरे चुप कर अंजलि, तुझे भी तो तेरा घर है ना। और तू मेरे ससुराल में ऐसे दिन रात रहेगी तो कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? ओफो प्रिया, तू भी ना। देख बहन, तेरा ससुराल हो या मेरा ससुराल, बात तो एक ही है ना। और तू कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है। अब आ आराम से, बाय। अब मैं रखती हूँ फोन, क्योंकि अंकल की दवाई का समय हो गया है और फिर मुझे शाम की पूजा के लिए भोग प्रसाद भी तो बनाना है। लेकिन अंजलि। हेलो अंजलि। प्रिया कुछ कह पाती, उतने में अंजलि कॉल कट कर देती है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी उसे वहां पे जाकर 2 चाटे लगाओ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और प्रिया गांव से वापस अपने ससुराल आती है। और तभी भगवान भला करे अंजलि का, वो बहुत ही नेक दिल लड़की है। तुझे पता है, तेरी गैर मौजूदगी में उसने कितनी अच्छी तरह से संभाला है पूरे घर को। हाँ भाभी, अंजलि इज द बेस्ट। उसने हम सबका बहुत ख्याल रखा। ये सब सुनकर प्रिया उनका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सागर, अरे तुम्हारी माँ और बहन तो जैसे भक्ति बन गए हैं उस अंजलि के। मन तो ऐसा करता है कि अंजलि को गुस्से में अच्छी तरह से झाड़ू और कहूँ कि अब तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो फिर से कोई ना कोई नाटक करके माजी और महक का सहारा लेकर वापस यहाँ पर आ जाएगी। और हो ना हो, उन्होंने ही उसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। हाँ प्रिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत खून जला चुकी है तुम्हारी सहेली। और मुझे भी क्या पता था सागर कि मैं इसको इतनी छूट दे दूंगी तो ये उसका इतना फायदा उठाएगी। उसको तुम्हारे ससुराल में आना और यहाँ पर आकर एक बहू की तरह सब कुछ संभालना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसे इसमें बहुत मजा आता है, इसीलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो वो आती ही रहेगी। किसी एक चीज की एक बार आदत लग जाए तो वो जल्दी छूटती नहीं है। फिर इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो आदत अच्छी है या बुरी। हाँ सागर, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन, चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। लेकिन कहाँ जाने के लिए बहू? आप भूल गई क्या माँ जी? पड़ोस की स्वीटी की आज गोद पर आई है ना, और उसी फंक्शन में जाना है हम दोनों को। अरे बहू, तू उसकी चिंता मत कर और तू जाकर आराम कर, क्योंकि अंजलि आ रही है मेरे साथ।
वो मुझे सीधे स्वीटी के घर के पास वाले हनुमान मंदिर के वहीं पर मिलेगी। लेकिन माँ जी, वहां पे तो हमें जाना था ना। हाँ तो उसमें क्या हुआ बहू, तू आए या वो आए, एक ही बात है ना। तू एक काम कर, तब तक घर के बचे हुए काम कर ले। इतना कहकर सविता उठकर चली जाती है और एक बार फिर से प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सागर को कॉल करती है। देखा सागर, क्या किया माँ जी ने आज। अरे मैं उनकी बहू हुई है, वो अंजलि है। जहां भी जाती है बस वो अंजलि को अपने साथ ही लेकर जाती है। और तो और तुम्हारी बहन महक भी वही करती है। और अब तो पापा जी भी वैसे ही करते जा रहे हैं। कुछ खाने का मन हुआ तो वो अंजलि को फोन करके कहते हैं। ऐसा नहीं कि घर में अपनी बहू है तो उसे कह दे, क्या मैं बनाकर नहीं दूंगी क्या उन्हें। पता नहीं ऐसी क्या कमी रह गई मेरी तरफ से। तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं रही प्रिया, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी बीवी बहू और भाभी हो। बस इतना ही है कि वो अंजलि हमेशा तुम्हारे बीच आती रही, जिस कारण घर वालों ने तुम्हारे अच्छेपन को देखा ही नहीं, और अंजलि के अच्छेपन के कारण सब उसी की तरफ खींचते चले गए। ना जाने ये अंजलि नाम की बला कब टलेगी मेरी जिंदगी से। सच में सागर, अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं समझ सकता हूँ प्रिया, लेकिन अब ज्यादा गुस्सा मत करो और शांत हो जा। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ, और अब तो मुझे ही माँ से इस बारे में बात करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। फिर शाम में जब सागर ऑफिस से घर आता है तभी वो सविता और महक से बात करता है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि आपके कारण प्रिया को कितनी तकलीफ हो रही है। माना कि ये सारी गलती प्रिया की ही है कि उसने अंजलि को अपने ससुराल में आने की अनुमति दे दी, जो कि उसे बिल्कुल देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप दोनों तो समझदार हो ना, तो आप दोनों उससे इतने ज्यादा क्लोज कैसे हो चुके हैं। अरे आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि इस घर की बहू प्रिया नहीं बल्कि अंजलि ही है। अरे वो प्रिया की सहेली है, लेकिन आप दोनों तो उसे अपनी ही सहेली समझने लगे हो। अरे तो उसमें क्या हुआ भैया, अंजलि तो दिल की बहुत साफ लड़की है और वो हम सबका कितना ख्याल भी रखती है। देखो महक, वो चाहे कितनी भी साफ दिल हो, लेकिन अंजलि इस बार गलत है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी के घर पे जाकर उनकी जगह लेकर उनके हक के काम करना, ये सब कौन सहन करके लेता है। अब तो प्रिया अंजलि को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि आप दोनों ने तो अंजलि को अपने सिर पे बिठा के रखा है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार मेरी बात सुन ले। नहीं माँ, आज आपको मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। अरे एक बार आप दोनों प्रिया की जगह रहकर सोचिए। और माँ, अगर आपकी सहेली इस घर में आकर आपकी जगह लेकर पापा के पास जाने की कोशिश करती और आपके सास ससुर और ननंद के साथ अच्छे से पेश आती, जैसे कि वो इस घर की बहू ही हो, तब आपको कैसा लगता माँ। और महक तू, अगर तेरी सहेली इस घर में आए और हम लोग तुझे नजरअंदाज करके उसे ही भाव देते रहे, तब तुझे कैसा लगेगा। सागर की ये बातें सुनकर सविता और महक दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सागर बेटा, तेरी बात तो एकदम सही है वैसे, क्योंकि अगर मेरी सहेली ऐसा कुछ कर देती तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता नहीं आज तक हमें ये बात कैसे समझ नहीं आई। हाँ भैया, मुझसे भी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर वही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंजलि से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसे अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए। उसे यहाँ आने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसे भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो तो कुछ ज्यादा ही फ्री होती जा रही है, और ये भी तो सही नहीं है ना माँ। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, और आज तूने जो भी बताया है उससे मेरी आंखें खुल गई है, और अब मैं उसे ज्यादा यहाँ पर आने ही नहीं दूंगी। देखना तू। हाँ भैया, और मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि वो इतनी बड़ी मीठी छुरी है, लेकिन अब से मैं उससे बातचीत करना बिल्कुल कम कर दूंगी। चलो अच्छा है,
आप दोनों को मेरी बात समझ तो आई। शुक्रिया माँ। शुक्रिया महक। शुक्रिया क्यों कह रहा है बेटा? तूने जो भी किया है सही किया है। उल्टा मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तू अपनी बीवी के तरफ से बोल रहा है। मुझे नाज है तुझ पर। ऐसे ही अपनी बीवी की हमेशा हिफाजत करना। हाँ माँ, जरूर। अब सविता अंजलि को नजरअंदाज करने लगती है और जब जब अंजलि सविता को कॉल करती है तब सविता उसका कॉल उठाती ही नहीं और फोन ना उठाने के कारण अब वो उनके घर पहुंच जाती है। अरे आंटी जी, आज मैंने यूट्यूब पर एक बहुत ही कमाल की रेसिपी देखी है। आपको मैं अभी बना कर देती हूँ। आप खाकर बताना कि कैसी बनी है। और महक, तुम्हें पता है आज ना मुझे मार्केट में तुम्हारी सहेली मिली थी। उसने तुम्हारे और मेरे फोटोज देखे होंगे ऑनलाइन और उन्हें देखकर वो ये कह रही थी कि आप तो महक की भाभी हो ना। और उसकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ी और तब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी भाभी नहीं बल्कि सहेली हूँ। अच्छा हुआ जो तूने उसे सच बता दिया। अच्छा माँ, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। आज कॉलेज में बहुत बोर हुआ मुझे। काफ़ी लेक्चर भी थे ना, तो बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा। अरे लेकिन महक, रुक जाना थोड़ी देर, मुझसे बात कर। अरे मैं अभी अभी आई हूँ और तू आराम करने जा रही है। अब ये भला क्या बात हुई? उसे आराम करने दो अंजलि, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठी है और तुम्हें भी यहाँ पर कोई रेसिपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब से तुम यहाँ पर कोई काम भी नहीं करोगी। लेकिन क्यों आंटी जी? क्योंकि इस घर को हर तरह से संभालने के लिए मेरी बहू प्रिया है और तुम यहाँ की बस एक मेहमान हो, तो मेरी बहू बनने की कोशिश मत करो। सविता की ऐसी बातें सुनकर अब अंजलि थोड़ी सहम सी जाती है और वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक दिन जब अचानक से धर्मेंद्र बेहोश हो जाता है, तभी उसे सभी लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी वहां पर पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उनके रिश्तेदार की यहाँ पर साइन लेनी होगी। जी बिल्कुल, मैं हूँ उनकी रिश्तेदार। लाइए, दीजिए पेन। अब कौन लगती हो उनकी? मैं उनके घर की ही सदस्य हूँ। ये देखकर सविता को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि से पेन छीनकर खुद वहां पर साइन कर लेती है और तभी वो वहां पर कुछ भी नहीं बोलती। फिर कुछ ही दिनों में धर्मेंद्र ठीक होकर वापस घर आ जाता है। चलो अच्छा हुआ जो अंकल फिर से ठीक होकर वापस घर आ गए, तो मैं एक हफ्ता यहीं पर रुक जाती हूँ और अंकल की अच्छे से देखरेख भी करती हूँ। नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने घर चली जाओ। क्या? लेकिन क्यों आंटी जी? बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। लेकिन अब और नहीं। अरे पहले पहले हमको तो ये लगता था कि जाने दो, लड़की अच्छी है, जब भी आती जाती है तो उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन तुमने तो नाक में दम करके रख दिया है। जब देखो तब मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाती हो। अरे तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता क्या कि ये घर तुम्हारी सहेली का ससुराल है, ना कि तुम्हारा ससुराल। लेकिन फिर भी तुम इस घर को अपना घर समझकर यहाँ बहू बनकर सारे काम करती हो। बताओ अंजलि, ऐसा क्यों करती हो तुम? अरे आंटी जी, आप तो मुझे गलत समझ रही हो। देखो अंजलि, तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें कुछ समझ ना आए। सब कुछ जान समझकर भी तुमने वही किया है जो तुम्हारे मन में आया और ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इन सब से प्रिया भाभी को कितनी तकलीफ होगी। अरे हम जहाँ भी कहीं जाते हैं हमें मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन तुमने तो मर्यादा की दहलीज ही पार कर दी है। और जरा सोच अंजलि कि कल को मैं तेरे ससुराल आकर तेरी जगह ले लूं और तेरे ससुराल वालों को अपनी तरफ खींच लूं, तब तुझे कैसा लगेगा? उन सब की बातें सुनकर अंजलि को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आती थी। लेकिन इन सब के चलते तू ये भूल गई कि ये तेरी सहेली का ससुराल है, ना कि तेरा ससुराल है।
और अब से तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब ना तो तू प्रिया से बात करेगी और ना ही हमारे बारे में भी सोचेगी। अब तक तो हमने तेरी बेवकूफियां बहुत सहन कर ली, लेकिन अब और नहीं। उनकी यह बातें सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वो वहां पर कभी नहीं आती और ना ही प्रिया से वो कोई नाता रखती है, जिसके चलते प्रिया भी अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। हाँ, मैं ही कर रही हूँ ये सब जादू टोना। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं तुम दोनों के जीती जी तुम दोनों का सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और तुम दोनों बस देखती ही रह जाओगी। क्या? माही बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। हमारे परिवार वालों को मत मारो। गलती हमारी थी। तुम चाहो तो हमें सजा दे दो। नहीं, तुम्हारी खुशियां तुम दोनों के परिवार से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं उन लोगों को ही मारूंगी और तुम दोनों जिंदगी भर तड़पती रह जाओगी, ठीक उसी तरह जैसे तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। भूल गई क्या सब कुछ? जरा याद करो। दरअसल ये कहानी तब की है जब नव्या 18 साल की थी और वो अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन क्या महेंद्र और बिंदु भाभी का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, किसका फोन था गिरीश जी? नर्स का फोन था कस्तूरी। वो महेंद्र और बिंदु भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों अब नहीं रहे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उन दोनों को हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन वो दोनों नहीं बच पाए। नर्स ने उसके फोन से मेरा आखिरी बार डायल नंबर देखा और इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया। गिरीश और महेंद्र पक्के दोस्त थे और अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर गिरीश बुरी तरह टूट जाता है, जिसके बाद वो महेंद्र और बिंदु की बेटी माही को अपने पास ही रख लेता है। माही, अब तुम यहीं पर रहोगी, कितना मजा आएगा ना। मैं यहाँ पर अकेली रहकर बहुत बोर हो रही थी, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब हम दोनों खूब मजे करेंगे। हाँ नव्या और अंकल आंटी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मेरे लिए जो भी किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। हाँ माही, जैसे मेरे लिए नव्या है वैसी ही तुम भी हो। महेंद्र और बिंदु भाभी का इस दुनिया में कोई नहीं है और ऐसे में मैं अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ता। और आज से तुम मुझे और कस्तूरी को अंकल आंटी नहीं बोलोगी, बल्कि माँ और पापा बुलाओगी। हाँ माँ पापा, धन्यवाद। वैसे तो माही और नव्या दोनों भी गोरे ही होते हैं, लेकिन माही ना सिर्फ गोरेपन से बल्कि नैन नक्श से भी नव्या के मुकाबले ज्यादा सुंदर होती है। अरे नव्या, तेरी नई बहन तो कितनी ज्यादा सुंदर है। अरे तू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ यार, वो माही एकदम हीरोइन की तरह दिखती है और तू एकदम साधारण लड़की की तरह। तुझमें और उसकी सुंदरता में जमीन आसमान का फर्क है। और नहीं तो क्या। अरे कभी कभी तो मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ कि कोई इतना मलाई की जैसे गोरा कैसे हो सकता है। नव्या को सहेलियों के ताने सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इधर माही पढ़ाई लिखाई करने में भी नव्या से काफी आगे होती है। ऐसे ही एक दिन जब माही एक फैशन कॉन्टेस्ट जीतती है, तभी वो घर पर ट्रॉफी लाती है और वो खूब खुश होती है। अरे वाह माही बेटा, बधाई हो, तुमने आज करके दिखाया। धन्यवाद पापा। ये देखो कितनी सुंदर ट्रॉफी है ना माँ। देखो ना नव्या। हाँ माही बेटा, बधाई हो। बधाई हो माही। शुक्रिया नव्या। नव्या को अब माही को देख देख कर खूब जलन होने लगती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, हर कोई मुझे माही से कम बताता है। अरे जहाँ पर एक वक्त सब मेरी तारीफें करते थे, वहाँ पर आज हर किसी के जुबान पर बस इस माही की ही तारीफें हैं। इसके आने से मेरी जिंदगी मानो तबाह हो गई है। हाँ नव्या बेटी, ये बात तो मुझे भी समझ आ रही है, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू देख,
ऐसे में इस नालायक माही का बुरा हाल करती हूँ। उसके कारण ही तेरा दिल दुखा है और अब उसे इसकी भरपाई तो करनी ही होगी। फिर एक दिन नव्या अपना हाथ फ्रैक्चर होने का नाटक करती है। अरे बाप रे नव्या, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? गिर गई मैं माही, और अब ये प्लास्टर जल्दी नहीं उतरने वाला। हाँ माही बेटा, लेकिन इसमें तुझे इसकी मदद करनी होगी और इसीलिए तू हर रोज इसके नोट्स पूरे करेगी। परीक्षा भी नजदीक है ना। लेकिन माँ, मेरी और इसकी परीक्षा तो एक साथ ही है। मुझे भी तो मेरे नोट्स पूरे करने होंगे। हाँ तो तू अपने नोट्स दिन में लिखा करना और नव्या के नोट्स रात में लिखा कर। अब अपनी बहन के लिए तू इतना तो कर ही सकती है ना बेटा। ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। और नव्या, तुम फिक्र मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी लिखने का काम मैं कर दूंगी। हाँ माही, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है नव्या। एक बहन अपनी बहन की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। फिर उस दिन के बाद से माही दिन में अपने नोट्स पूरे करती है और रात भर जागकर नव्या के नोट्स करती है। और उसे इस हालत में देखकर कस्तूरी और नव्या को बहुत खुशी मिलती है। वाह माँ वाह, क्या चाल चली है आपने। बड़ी आई खूबसूरत बनने। अब देखना रात में जाग जाग कर कैसे इसके आंखों के नीचे काले दाग आ जाएंगे और इसके गोरे गोरे मुखड़े की बैंड बज जाएगी। हाँ माँ, अब तो बहुत मजा आएगा। ऐसे ही एक दिन कस्तूरी जानबूझकर एक महंगा कांच का शोपीस तोड़ती है और उसका इल्जाम माही पर लगाती है। नहीं माँ, ये शोपीस मैंने नहीं तोड़ा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने तो इसे आज तक छुआ भी नहीं है। चुप कर माही, और मुझसे झूठ मत बोल, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये शोपीस तूने ही तोड़ा है और अब तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। जा, और अब पूरे दिन छत पे जाकर तपती धूप में खड़ी रह। यही है तेरी सजा। क्या? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? माँ बाप प्यार भी कर सकते हैं और गलतियां करने पर सजा भी दे सकते हैं। अब जल्दी जा। अब माही को ना चाहते हुए भी दिन भर तपती धूप में खड़ा रहना ही पड़ता है। बेचारी माही। अब देखना, जब ये दिन भर धूप में खड़ी रहेगी तो इसकी गोरी त्वचा एकदम से काली पड़ जाएगी। ऐसे ही नव्या और कस्तूरी माही को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और कुछ ही सालों बाद जब नव्या को देखने के लिए राहुल और उसकी माँ सरोज आती है, तभी उन्हें नव्या की जगह पर माही पसंद आती है। मुझे नव्या से ज्यादा माही पसंद आई है, इसीलिए मैं माही के साथ ही शादी करूंगा। हाँ कस्तूरी बहन, गिरीश भाई साहब, हमें आपकी बेटी माही पसंद आई है। वो तो नव्या से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि अगर ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी तो मेरा घर दिन के 24 घंटे बिना बिजली के चमक उठेगा। क्यों राहुल बेटा? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप लोग तो नव्या के लिए आए थे ना? हाँ बहन जी, ये रिश्ता आप नव्या के साथ जोड़ने वाले थे। माही की तो कोई बात भी नहीं हुई थी। अरे हम चाहे नव्या को पसंद करे या माही को, ये तो वो दोनों आपकी ही बेटियां ना। आज नहीं तो कल इन दोनों की शादियां तो करानी ही है, तो अभी माही की शादी करा दीजिए कि हमें आपकी बेटी माही पसंद आई है। अब आप ही देखिए, ज्यादा सोचिए मत और ये रिश्ता पक्का कर लीजिए। ठीक है बहन जी, अगर ऐसा है तो यही सही। पर पापा। देखो नव्या, तुम चिंता मत करो। हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए राहुल से भी बेहतर लड़का सोचा होगा। माही अब राहुल से शादी करने के लिए बहुत उत्सुक होती है, लेकिन दूसरी तरफ नव्या और कस्तूरी दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मुझे राहुल से शादी करनी थी, लेकिन अब उसकी और माही की शादी होगी। नहीं माँ, ये सब नहीं होना चाहिए था। आखिर वो इतनी सुंदर क्यों है? क्यों माँ? नव्या बेटी, अपना गुस्सा कम करो, क्योंकि अब तुम्हारी समस्या मानो टलने ही वाली है। क्या? लेकिन कैसे माँ?
ये देखो, ये एक ऐसा मिलावटी साबुन है जिसे लगाने से त्वचा हमेशा हमेशा के लिए काली हो जाती है। अरे वाह, तो इसका मतलब हम ये वाला साबुन माही के साबुन से बदल देंगे? हाँ बेटी, और फिर जब वो इस साबुन से नहाएगी तो वो पूरी तरह काली हो जाएगी और फिर कभी गोरी नहीं हो पाएगी। फिर नव्या और कस्तूरी माही के साबुन को उस मिलावटी साबुन से बदल देते हैं और फिर जब माही उस साबुन से नहाती है तभी उसका पूरा बदन काला पड़ जाता है। वो बेचारी गिरीश के साथ जाकर डॉक्टर को भी दिखाती है, लेकिन डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता है। और जब राहुल और सरोज शादी का मुहूर्त निकालने के लिए वहां पर आते हैं तभी वो माही का काला रंग देखकर बहुत चौंक जाते हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम्हारा रंग फिर कभी गोरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं राहुल, शायद मेरे साबुन में ही कुछ गड़बड़ थी। वो जो कुछ भी हो, लेकिन अब ये शादी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी काली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हाँ माँ, और मेरे कोई इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो मैं तुम जैसी काली लड़की के साथ शादी करूं। अरे तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन नव्या है और अब मैं उसी के साथ शादी करूंगा। हाँ बेटा, अब तो नव्या ही हमारे घर की बहू बनेगी। गिरीश उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और नव्या के साथ शादी पक्की करते हैं। माही को अब हर कोई उसके काले रंग के कारण बुरा भला बोलता है और एक दिन वो नव्या और कस्तूरी की आपस में हो रही बातें सुन लेती है। क्या खेल खेला ना हमने माँ, एक झटके में ही उस सुंदर माही का सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ बेटी, और ये सब मेरे उस मिलावटी साबुन का ही कमाल है। हाँ माँ, पापा और माही को कुछ भी पता नहीं। अब तो बस मेरी और राहुल की शादी हो जाए, फिर तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और आपको पता है क्या, माही के काले रंग को देखकर मेरे कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही है। अरे उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा ही हुआ जो वो हमेशा हमेशा के लिए काली हो गई। इसका मतलब माँ और नव्या ने मेरे साथ ये सब किया है। पापा ने तो बस सरोज काकी और राहुल को समझाया, लेकिन मेरे साथ रिश्ता तोड़वा कर अपनी दूसरी बेटी का राहुल से रिश्ता जोड़ दिया। मुझे तो मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है, इसीलिए अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। माही अब वहां से भाग जाती है और उसे गिरीश बहुत ढूंढता है। उसकी पुलिस कंप्लेंट भी करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वहां से भागकर माही जंगल चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसे वहां पर एक तांत्रिक मिलता है और वो उसी के छोटे घर में रहने लगती है और वो तांत्रिक उसे जादू टोना भी सिखा देता है। तुम दोनों के कारण ही मैं काली हो गई, इसीलिए मैंने जादू टोना करके अपना बदला पूरा करना चुना। वो एक्सीडेंट होना, सरोज काकी का तुम्हें मारना, तुम्हारा रंग अचानक से काला पड़ना, सरोज काकी का मरना और बाकी की सारी बुरी घटनाएं मेरे जादू टोने के कारण ही घटी है। और अब तो ये तीनों भी मरेंगे। माही अब उन तीनों को फिर से आदेश देती है और वो तीनों जहर पीने जा ही रहे होते हैं कि तभी तेज हवा चलने के कारण वहां चल रही जादू टोने की अग्नि बुझ जाती है और वो तीनों होश में आ जाते हैं। हवा इतनी तेज चलती है कि झूमर सीधे माही पर गिर जाता है। नहीं माही, तुम ये सब तुमने क्यों किया बेटा? अरे बदला लेने के लिए तुम्हें ये जादू टोना करने की क्या जरूरत थी? एक बार मेरे पास आ जाती, मैं सब कुछ ठीक कर देता बेटा। नहीं पापा, नव्या और माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हाँ माही, हमने तुम्हारे साथ सच में गलत किया है, लेकिन एक आखिरी बार प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ माही, माना कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुमने भी हमारे साथ जो किया वो सही नहीं था। तुम्हारा बदला तो हमसे था ना, तो तुमने दूसरों को ठेस क्यों पहुंचाई बेटा? माही बेटा, उठो बेटा। नहीं पापा, अब मैं नहीं उठ पाऊंगी और ये सब मेरे जादू टोने के कारण ही हुआ है और इस बात का मुझे पहले से पता था कि इसी में मेरा अंत हो जाएगा।
इतना कहकर माही दम तोड़ देती है और वो पांचों हमेशा हमेशा के लिए जादू टोने से मुक्त हो जाते हैं।